नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज धनतेरस है, आप जानते हैं, और धनतेरस के साथ ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है और पूरा देश जो है इस पर्व को, इस त्योहार को मना रहा है, खुशियां बटोर रहा है। लेकिन साथ साथ खुशियों का त्योहार एक और भी है जो लोकतंत्र का त्योहार है, वो है महाराष्ट्र और झारखंड में, यानी दोनों राज्यों में चुनाव हैं और वहां की जनता अपने हिसाब से वहां पर सरकार चुनने की तैयारियां कर रही है। जनता के बीच जाने के लिए नेता जो हैं वो रोज अलग अलग अंदाज में, अलग अलग स्टाइल में जाते हैं, लेकिन उस सबसे पहले जो नेता हैं उनको नामांकन भरना होता है, नामांकन भर रहे हैं। और एक तरफ झारखंड में, क्योंकि झारखंड में 13 तारीख को पहला मतदान है और उसके बाद 13 के बाद 20 तारीख को दूसरा मतदान है। उधर महाराष्ट्र में 20 तारीख को पूरे 288 सीटों के लिए जो मतदान है, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि बीजेपी में और महायुति में कह लें तो बगावत हो गई है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। महाराष्ट्र की कहानी कुछ और है दोस्तों। महाराष्ट्र में अभी तक वही हाल दिखाई दे रहा है जो हाल आप याद कीजिए कि जब हरियाणा में चुनाव हो रहे थे और उस वक्त कांग्रेस पार्टी में जो हालत थी, वही हालत इधर महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ है, महायुति के साथ है। आज नवाब मलिक ने जो एनसीपी में है, अजित पवार गुट में है, आप जानते हैं, और उनकी बेटी को एनसीपी ने टिकट दिया है। लेकिन नवाब मलिक को शायद ये कहा गया होगा कि हमको अब आपको चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन अब नवाब मलिक ने आज नामांकन दाखिल कर लिया है। और नामांकन ही दाखिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने दो बातें कही हैं। एक बात ये कि मैं या तो एनसीपी से लड़ूंगा या इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। एनसीपी से अगर एबी फॉर्म नहीं मिलता है तो इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। यहां ये कहानी चल रही है और इस कहानी के आगे की कहानी भी बताऊंगा आपको। लेकिन पहले सुनिए नवाब मलिक ने इसी मसले पर उनकी जुबानी जो कुछ कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। Today I had filed a nomination from Shivaji Nagar Manpur Vidhan Sabha constituency as Nationalist Congress Party candidate, and also I had filled the form as an independent candidate also. But party has sent the EB form and we had submitted it at 2:55 p.m. and now I am official candidate of Nationalist Congress Party. I am very much thankful to Ajit Pawar ji, Praful Patel ji, Sunil Katkare ji. They have made confidence in me. Definitely people demand to contest election from Shivaji Nagar Manpur, and definitely a huge voter will be support me. They give a huge support in my rally. I am very much confident that this time we will win from Shivaji Nagar Manpur Vidhan Sabha Assembly constituency. तो सुन रहे थे आप यहाँ नवाब मलिक को। नवाब मलिक ने पर्चा दाखिल कर दिया, नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ एक चैलेंज जरूर है और वो चैलेंज है बीजेपी के सामने, क्योंकि बीजेपी नवाब मलिक का नाम जो है वो दाऊद से जोड़ती आई है, आपको याद होगा। लेकिन यहाँ अजित पवार के गुट से, और अब अजित पवार को अब ये देखना है कि क्या वो नवाब मलिक को अपनी पार्टी से खड़ा करते हैं या नवाब मलिक खुद इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार वहां होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जब अजित पवार और नवाब मलिक की बात होती है तो बात जो है वो बीजेपी की भी होगी, क्योंकि अजित पवार बीजेपी के साथ ही सहयोगी हैं और महायुति में उनका दल है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो अजित पवार भी फंसे हुए हैं। एक तरफ नवाब मलिक ने फंसा दिया अजित पवार को, दूसरी तरफ उनके चाचा ने फंसा रखा है, यानी शरद पवार ने। अब वहां चाचा भतीजा आमने सामने हैं। जी हां, सही आप सुन रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बारामती में एक दूसरी कहानी है। वो कहानी है कि अजित पवार के भतीजे अब अजित पवार के सामने हैं। और आज अजित पवार के भतीजे यानी योगेंद्र पवार ने आज पर्चा दाखिल कर दिया है, नामांकन दाखिल कर दिया है। और नामांकन दाखिल करने के वक्त क्या कुछ कहा योगेंद्र पवार ने, पहले उनको सुन लेते हैं। और चाचा भतीजा का खेल जो है ये कहां तक चलता है, कितना आगे बढ़ता है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं योगेंद्र पवार।
This is a very old family tradition. It was started by my great grandmother Shardabai Pawar, and I'm glad to see that the same tradition is being carried on by the next generation as well. बट अजीत दादा ऐसे कि लोकसभा में ताई और विधानसभा में दादा, तो वो कॉन्फिडेंट है कि जीतेंगे तो वही। Yeah, but that is his view. It could be his personal view, but that does not mean that that's the general view of Baramathikar's at large. But he has also made one allegation that his mom asked that no one from the family should be fielded against him. But That's not true. And his mom is my real grandmother, and I have a different emotion. I have a different bond with her. And I think it's wrong to involve her inside of our politics. And whatever feeling I have about her, it should be separate from politics. I've never taken a photo with her or shown it to people or ever brought her into this. And my request to everybody would be that let's keep relations and my grandmother safe wherever she is and not involve her in politics. just last question, he has already won 7 times. So are you confident that this will be a tough fight or not? And are you confident that तो योगेंद्र पवार को आप सुन रहे थे, अंग्रेजी में बोल रहे थे योगेंद्र पवार, लेकिन यहाँ पर बहुत मजेदार है बारामती का चुनाव, क्योंकि चाचा भतीजा यानी अजित पवार के सामने योगेंद्र पवार हैं और परिवार की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में कौन आगे कौन पीछे ये देखना दिलचस्प होगा। इससे पहले आपको हमने नवाब मलिक के बारे में बताया, उनकी बाइट सुनाई। नवाब मलिक को अब एबी फॉर्म दे दिया गया है एनसीपी की तरफ से, अजित पवार की तरफ से, और वो अजित पवार के कैंडिडेट के रूप में यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक मजेदार तथ्य ये भी है, एनसीपी के सामने एकनाथ शिंदे ने अपना एक तगड़ा उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है। तो अब यहां फाइट इंटरनल है, इंटरनल फाइट में कौन आगे कौन पीछे होगा ये भी देखेंगे। लेकिन जब योगेंद्र पवार के नॉमिनेशन की बात है तो फिर शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने इसी मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा उसको सुनते हैं। सुप्रिया सुले इसी मसले पर परिवार की लड़ाई कहां तक जाएगी, इन सब बातों को रखते हुए क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे साथी हमारे जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। और मैं इस वक्त अपनी कार में से ये कार्यक्रम कर रहा हूं क्योंकि ऑफिस पहुंचने में देर हो गई और झारखंड की यात्रा से वापस लौट रहा हूं और इसीलिए इस कार्यक्रम को यहां तक पहुंचा रहा हूं आप इस अपनी गाड़ी से, ताकि आप तक 7 बजे का जो वादा रहा है उस वादा को निभा पाऊं। दोस्तों सुनते हैं पहले सुप्रिया सुले क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। कैंपेन ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है, कल यहीं से अजीत दादा ने भी स्टार्ट किया, तो क्या कहेंगे? हमारे यहाँ हमेशा ऐसे ही होता है। जब से पवार साहब 1967 में पहली बार जब चुनाव लड़े थे, तभी से मेरी दादा और दादी जी ने ये शुरू किया था और यही हमारे संस्कार है। अजीत दादा ने एक बात हुई, विधानसभा में दादा भी आएंगे, वो 7 बार पहले भी नहीं बने। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को यही तो लोकतंत्र की ताकत है। आपको लगता है कि चाचा भतीजा की लड़ाई बहुत टफ होने वाली है? ये चाचा भतीजे का लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक एक हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं। यहाँ पर हमने लोकसभा में मुझे नहीं लगता ये पवार वर्सेस पवार है, ये एनसीपी महाराष्ट्र वर्सेस बीजेपी अदृश्य शक्ति है। ये लोकतंत्र है, जो मर्जी बोलो। तो ये लोकतंत्र है, जो मर्जी बोलो, लेकिन बीजेपी की पोल खोल रही हैं यहाँ सुप्रिया सुले और कह रही हैं कि ये लड़ाई परिवार की नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी के सामने है और इस लड़ाई में हम अपने कैंडिडेट को उतार चुके हैं। योगेंद्र पवार जो अजीत पवार के भतीजे हैं और चाचा भतीजा की लड़ाई आगे कहां तक जाती है। इसी सीट पर लोकसभा चुनाव में आपने इसी बारामती, ये विधानसभा है लेकिन इसी बारामती लोकसभा में आपने देखा कि यहां पर ननद भौजाई की लड़ाई थी और सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी, ये दोनों साथ साथ आमने सामने थी, जिसमें सुप्रिया सुले ने भाभी को परास्त कर दिया था और इसके बाद अजित पवार ने कहा था कि हमने अपनी पत्नी को उतारकर सुप्रिया की भाभी को उतारकर गलत किया। ये बात अजित पवार ने कही थी, लेकिन कल अजित पवार ने यहां पर अपने ही भतीजे के सामने नामांकन दाखिल करके और करते वक्त यह भी बताया कि चुनाव है और इसमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और फाइट जबरदस्त हम करेंगे। ये बात उधर अजित पवार कह रहे थे,
लेकिन अजीत पवार ने जो बातें कही है, इन सब के बीच एक खबर यह भी आ रही है दोस्तों, जब चुनाव की चर्चा हम कर रहे हैं तो उधर हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जितनी भी याचिकाएं चुनाव आयोग के सामने रखी थी, जितनी भी चिट्ठियां लिखकर चुनाव की शिकायतों को दर्ज करवाया था और उसमें जांच की मांग की थी, सबको चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। राजीव कुमार की जय हो कह सकते हैं। लेकिन चलिए, ये चुनाव आयुक्त की बात कर, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहा हूं, और वो अपने अंदाज में चुनाव करवाते हैं। आप सब जानते हैं, जरूरत है विपक्षी दलों को यहां पर मजबूती के साथ फाइट करने की, जरूरत है एक एक वोट को सुरक्षित संरक्षित रखने की। अब इसमें विपक्षी दल कितने कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब विपक्षी दल और कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं तो बात राहुल गांधी की करना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव के वक्त राहुल गांधी एक दूसरे मिशन में लगे हुए हैं। यह मिशन कई लोगों को पसंद ना आए, लेकिन कई लोगों को पसंद भी आ सकता है। और मिशन यह है कि अदानी की पोल खोलने में राहुल गांधी लगे हुए हैं। हो सकता है इसका महाराष्ट्र चुनाव से कोई कनेक्शन हो सकता है इसका राजस्थान, माफी चाहूंगा, झारखंड चुनाव से कोई कनेक्शन हो, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी ही टीम में एक खोजी पत्रकार को चुन लिया है और नाम है पवन खेड़ा। जी हां, उन्होंने पहले दिन जब वीडियो जारी किया था तो उन्होंने बताया था कि चूंकि खोजी पत्रकारिता जो है अब वो विलुप्त हो गई है, अब पत्रकार खोजी पत्रकारिता करते नहीं हैं, तो वैसे में हम लोग ये काम कर रहे हैं। और आज पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी मसले पे उन्होंने बताया। लेकिन उससे पहले सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पवन खेड़ा की तरफ से। लेकिन एक वीडियो राहुल गांधी ने जारी किया है और वीडियो के साथ साथ उन्होंने ट्वीट भी किया है। और उस ट्वीट में पहले उस वीडियो को आइए देख लेते हैं, फिर ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी देखेंगे। लेकिन वीडियो देखते हैं कि राहुल गांधी इस वीडियो के जरिए क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, और यहां से देश की सियासत में क्या हलचल मच सकती है। और खासकर इन दोनों राज्यों के चुनाव में दीपावली के बाद जब चुनाव की गहमा गहमी और बढ़ेगी तब क्या कुछ होगा। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। New labels on it, Prahar, Drishti and all. And then now he's become the #1 sales guy to the defense He's only forces. manufacturing names. That's it. He just makes the nameplate. Right. So that's something that. Now I want to understand what is the connection between this lady and this. So is he assembling? No, he's literally Just taken the getting Israeli weapon, maybe assembling it, and Adani gets the commission directly, and the BJP gets the commission. Right. So it's a bypass of that entire structure. Right. If you look at this thing called the Prahar. And so I go here and I say Israeli light machine gun. We have something called the Negev. Right, and guess what? Here it is. See, here's the Negev. Right? And what's interesting is it looks exactly the same. मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ये अंडरमाइन करता है दो चीजें, देश की सुरक्षा को और नौजवान के भविष्य को। राहुल जी लगातार अग्निवीरों से आप देखते हैं मिल भी रहे हैं और सरकार को बार बार कॉर्नर इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो देश की सुरक्षा के साथ और नौजवानों के भविष्य के साथ, आप क्यों खेल रहे हो। जो पैसा हमारे जवानों के ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था और हमारे जवानों के कॉम्पनसेशन के लिए जाता था, और वो जो पैसा है उसको समझने के लिए, वो जा कहां रहा है उसको समझने के लिए आपको एक और लेबल समझना पड़ेगा। अदानी डिफेंस, अग्निवीर का पैसा उधर जा रहा है, इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है आपकी जेब में से और सीधा अदानी जी के जेब में जाता है। यह है सिस्टम। ट्रेडिशनली डेमोक्रेसी में क्या होता है, विपक्ष और मीडिया का एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग होती है। मीडिया मुद्दे लाकर देता है विपक्ष को या विपक्ष मुद्दे लाकर देता है मीडिया को, और लोकतंत्र को वो लोग रोबस्ट रखते हैं, जिंदा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। आपके पास फ्री प्रेस नहीं है तो कैमरा घूमेगा नहीं, कैमरा एक पे फोकस हो जाएगा। सिस्टम में कैमरा के पीछे कंपनीज हैं, अब कंपनीज पर आप दबाव डाल सकते हो
ईडी का प्रेशर डाल सकते हो, कंपनीज को आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। बेजिल सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। राहुल गांधी यहां पर पोल खोलते हुए, अदानी की पोल खोलते हुए, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, और इसी वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, जो लिखा है, वो भी जरा आप तक रखना चाहता हूं। जरा ट्वीट को सामने ले आइए। ट्वीट में राहुल गांधी लिख रहे हैं कि मोनोपोली बचाओ सिंडिकेट। जी हां, मोनोपोली बचाओ सिंडिकेट। एयरपोर्ट्स में मोनोपोली, पोर्ट्स में मोनोपोली, सीमेंट में मोनोपोली, पावर में मोनोपोली, डिफेंस में भी मोनोपोली। अडानी जो भी सेक्टर चाहे, सिंडिकेट उसे मोनोपोली दिलाने में लग जाता है। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और यहां से, जी हां, यहां से एक दूसरी तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर ये है कि अडानी को बचाओ, और ये सिंडिकेट कौन है, आखिर कौन काम कर रहा है अडानी के लिए, ये जानना जरूरी है। और राहुल गांधी यही पोल खोलने की कोशिश कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं उनके साथी पवन खेड़ा। तो पवन खेड़ा और राहुल गांधी मिलकर पोल खोल कर रहे हैं। और मोनोपोली यानी एकाधिकार, किसी भी चीज में अपना खुद का अधिकार, और ये अधिकार, एकाधिकार, क्या इस देश में के लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच चलिए आगे बढ़ते हैं और ये चुनाव की तरफ, और चुनाव से इस देश में, और खासकर बीजेपी, जहां बीजेपी के अंदर भगदड़ मची हुई है, खासकर महाराष्ट्र में नवाब मलिक बीजेपी में नहीं है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल के अब कैंडिडेट के रूप में है, और उनके सामने एकनाथ शिंदे ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। उधर अजित पवार खुद फंसे हुए हैं। बीजेपी के कई कैंडिडेट अब बागी हो चुके हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया है। और इधर राहुल गांधी अलग पोल खोल रहे हैं। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अलग पोल खोल रहे हैं। दोनों मिलकर पति पत्नी और एक मजे हुए राजनेता के रूप में। हेमंत सोरेन तो हैं ही, अब बहुत कम समय में, पिछले 10 महीनों में कल्पना सोरेन भी एक अलग तरह की राजनेता बन चुकी हैं। और महिलाओं में, बच्चों में, युवाओं में उनका काफी क्रेज है, काफी लोग उनको पसंद करते हैं। एक अलग डिमांड है, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। इन सब से कैसे पार लगाएगी बीजेपी? कैसे इन सब को हराकर, पस्त करके बीजेपी सत्ता पर आसीन होगी? अगर नहीं होती है तो फिर एक अलग स्थिति दिखाई देती है, वो ये कि 240 सीटों में पर सिमटने वाली बीजेपी लोकसभा में, और उसके बाद 2 बैसाखियों के सहारे चलने वाली बीजेपी अगर आने वाले चुनावों को हार जाती है तो फिर